का जो हॉरर है ना, वो जैसे कॉन्जूरिंग देखते हैं जी। तो अचानक आप देख रहे हैं दरवाजा खुलता है और अचानक कुछ होता है और आपकी चीख निकल जाती है। जी जी तो बात का हॉरर ऐसा नहीं है, जी। वो थोड़ा धीरे धीरे अपनी जगह बनाता है आपके भीतर और वो रहता है। हम्म। तो ये हॉरर को मतलब हम अब इस फिल्म को थोड़ा इंसानी संवेदनाओं और फिलॉसफी के स्तर तक लेकर के जाएं कि ये फिल्म किस चीज़ को रिजेंबल करती है। ये जो हॉरर है इसका मकसद क्या है? ये इंसान के ग्रीड का हॉरर है क्या? मतलब ये जब आप फिल्म डिज़ाइन करते हैं या लिखते हैं तो ये कॉन्शियस डिसीजन होता है कि यार मुझे अचानक से बहुत डराना नहीं है, मुझे थोड़ा सा लंबे समय का हॉरर पे बात करनी है। तो इसके हॉरर पे बहुत जब आप ब्रेनस्टॉर्म कर रहे थे तो डिस्कशन हुआ था कि ये हॉरर फिल्म ना बन जाए ट्रेडिशनली जैसी होती थी कि चीख निकल गई अचानक और फिर अगले पल में आदमी फिर से कॉन्शियस होकर देख रहा है। नहीं, ये तो एक बात है ही कि ये कॉन्शियस डिसीजन होता था कि ये नहीं करना है, पर अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट अ हॉरर फिल्म, इट्स अ दादी माँ की दंत कथा। ये जो हॉरर टैग कर दिया गया इस फिल्म को, मैं उसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ। अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट अ कॉन्जरिंग, और वैसा कुछ है नहीं। ये हमारी जो दंत कथाएं हैं वो ऐसी होती थी यार कि एक राक्षस होता था, वो वैसा है। तो हॉरर से मैं रिलेट नहीं कर पाता हूँ। हॉरर इसका एक पार्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल, बट ये डेफिनेटली कॉन्शियस डिसीजन होता था कि हमको ऐसा नहीं करना है, जो कि आप कॉन्जरिंग की बात कर रहे हैं या और की बात कर रहे हैं। और मुझे तो बहुत डर लगता है। मैंने खुद आज तक 2 फिल्में देखी हैं हॉरर, एक राज और एक भूत। भूत में तो मैं आधे में वापस लौट आया था। तो मुझे बहुत डर लगता है हॉरर फिल्म से, मैं उसकी ऑडियंस हूँ नहीं। तो हम कभी भी ऐसा नहीं था कि हमारे दिमाग में ऐसा था कि हम कुछ हॉरर बना रहे हैं या इस पर बहुत डिस्कशन करें कि हमें ऐसा कुछ बनाना है। हमारे दिमाग में हम बहुत ही इंडियन देसी दादी माँ की कहानी बना रहे थे। सो हम ऐसा, जब इस फिल्म को हमने दोबारा देखा, ये कैपिटलिज्म की एक बड़ी दुरुस्त आलोचना सी लगती है जी। जब हम महात्मा गांधी को या दूसरे विचारकों को पढ़ते हैं कि धरती आपकी ज़रूरतें पूरी कर सकती है, बिल्कुल, आपका लालच नहीं। फिल्म उस कथा से खुलती है कि देवी और देवी के एक तरफ सोना जो उनके बेटे हस्तर ने ले लिया और सारा ले लिया जी, तो बाकियों ने दंडित किया और उसको गेहूं नहीं मिला जी। हम लोग जब बड़े हो रहे थे तब स्कूली किताबों में एक निबंध हुआ करता था, गेहूं और गुलाब। वो इसी पर था, सुरुचि, संपन्नता और बुनियादी ज़रूरतों पे। हमें सबसे पहले गेहूं चाहिए। सोना एक किस्म का विलास है, बिल्कुल, जिसकी कोई सीमा नहीं है। सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, मुझे लगता है सोने की कोई अहमियत ही नहीं है। मतलब सोने की इतनी वैल्यू क्यों है मुझे कभी समझ में ही नहीं आता। बिल्कुल, वॉरेन बफे ये बात कहते भी हैं अच्छा, कि मुझे पता नहीं कि वो कोई कहते एलियन हंसते होंगे कि हमने कुछ धातुओं को इतना महंगा क्यों बना दिया, जस्ट अ मेटल। उसका कोई मतलब ही नहीं है। और मतलब वो इंडिया में नहीं, मतलब टोटल वर्ल्ड वाइड उसकी एक वैल्यू है जी। वो इस पे दर्पण जी का बहुत विस्तार से काम है कि सोने की इतनी वैल्यू क्यों हुई। अभी बताइएगा दर्पण जी आप। मुझे लगता है ये भी मार्केटिंग ही है कि जी, ये मेरे पास ये चीज़ है यार, ये सबसे उन्होंने ये वो इतनी अच्छे से मार्केट हुई है कि यार मेरे पास ये चीज़ है, इससे ज़्यादा अच्छा खूबसूरत कुछ भी नहीं है जी। सॉरी, कल सुबह ये तय हो कि सोहम शाह ने ये जो मग पकड़ा है लल्लन टॉप का, ये एक चमत्कारी मग है और इसके स्पर्श मात्र से बीमारियां दूर हो जाती हैं भवसागर से पार हो और जाएंगे। परसों से कुलदीप जी यहाँ टिकट लगाने लगे जी। ये ऐसी, दिस इज हाउ इट वर्क। उसके अगले दिन एक लाल कपड़ा आ जाए, फिर रजत जी इसकी कुछ अच्छी रीलें बना के डाल दें, फिर कोई इस पे बड़ा अच्छा म्यूजिक बना दे, फिर इस पे भजन बनने लगे जी, कव्वालियां बनने लगा। अरे साहब क्या चमत्कारी मग्घा है जी, ठीक है। फिर उसमें 2-4 फिल्में। दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट? कलेक्टिव फेथ है। अब वो लोगों को लग रहा है कि साहब छूने भर से हो रहा है तो हो रहा है, क्या करोगे उसका। उसमें एक और बात है कि जो अभी कुछ दिन पहले मैं एक रील देख रहा था, अरुंधति रॉय ने कहा था कि इतनी इन्फॉर्मेशन है ना, हमको पता ही नहीं कि हु वी आर। इतनी इन्फॉर्मेशन है, हम इतना कुछ और ही जी रहे हैं। मतलब एक तो होता है कि हु वी आर, आप टोटलिटी में समझने की कोशिश करो, स्पिरिचुअलिटी में समझने की कोशिश करो कि, और एक होता है सिंपल से कि तू है कौन भाई, तुझे पसंद क्या है। हमें पता ही नहीं हमें पसंद क्या है। मुझे लगता है ये सब बोरोड है कि हमने यहाँ से हम इन्फ्लुएंस हुए, यहाँ से हम इन्फ्लुएंस हुए, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो यू आर राइट, ये सब मार्केटिंग के थ्रू ना आपको बेचा जा रहा है सब चीज़ें। मैं ये जानना चाह रहा था कि जब आप लोग फिल्म बना रहे थे, एक्ट कर रहे थे, उसका एक शॉट है जो क्लाइमेक्स में आता है जी, जिसमें आपका किरदार, विनायक राव का किरदार, अपने पूरे शरीर पे वो आटा बांध के, जो भी, मैं डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा ताकि लोग खुद देखें, ऊपर चढ़ रहा है जी, ठीक है, चारों तरफ से हस्तर है जी,
और नीचे से वो बच्चा देख रहा है। जी ऐसा लगा कि जो कैपिटलिज्म के लालच की जो पीक है, जी जिसको क्रोनी कैपिटलिज्म, धाराशाही हो रही हैं चीज़ें, कुछ लोगों को लाभ पहुंच रहा है, कोई उसका अंत नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई मानवीयता नहीं है। जी। और वो जो सलेटी जोन में पूरी फिल्म शूट हो रही है, वॉज इट अ कॉन्शियस डिसीजन आप लोगों को था कि इस फिल्म की ऐसे भी व्याख्या होगी, या बाद में आपको लगा अच्छा लोग ऐसे भी देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल कॉन्शियस डिसीजन था। ये थीम थी फिल्म की कि ये कैपिटलिस्टिक या ये जो सब बातें हैं, ये सोच समझ के की गई बातें हैं। ऐसा नहीं कि मतलब कई बार होता है ऐसा कि आप कुछ बनाते हो पर सबकॉन्शियसली आप कुछ क्रिएट कर देते हो जो लोगों तक पहुंचता है। एक बहुत अच्छे क्रिटिक हैं भारद्वाज रंगन, उन्होंने ये बात कही थी, मुझे बहुत पसंद आई थी कि समटाइम्स आर्टिस्ट कुछ क्रिएट करते हैं, वो कुछ कॉन्शियस माइंड से क्रिएट नहीं करते हैं, पर वो कुछ क्रिएट कर देते हैं जो कुछ लोगों के लिए कुछ और नैरेटिव पैदा करती है। पर हमारी फिल्म में सब सोची समझी डिज़ाइन थी कि ऐसा करना है हमें।